दोस्तों रेसलिंग में एथलेटिक परफॉर्मेंस से ज़्यादा एक और चीज़ बहुत मायने रखती है और वो होती है रेसलर की फिजिक और बॉडी जो कि व्यूअर्स के लिए एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती है। पर जैसे जैसे समय बीत जाता है रेसलिंग स्टार अपनी बॉडी और फिजिक को खो देना शुरू कर देता है। पर ऐसी फिजिक को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने पीक रेसलिंग करियर में स्टेरॉइड्स यूज़ किए थे, पर किसी बीमारी के कारण उम्र का पड़ाव और इंजरी के चलते उन्होंने उसे यूज़ करना बंद कर दिया था और उनकी बॉडी जो एक समय बहुत शानदार और फिकिश हुआ करती थी अब बिल्कुल एक नॉर्मल पर्सन जैसी दिखने लगी है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे उन रेसलिंग स्टार्स की जो अपने स्टेरॉइड्स को बंद करने के बाद बहुत नॉर्मल से दिखने लगे थे। और पहले नंबर पर आते हैं शॉन माइकल्स। दोस्तों शॉन माइकल्स ने भी अपने रेसलिंग करियर के दौरान स्टेरॉइड्स को यूज़ किया था, चाहे अपनी फिजिकल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना हो या फिर अपनी इंजरीज के दर्द से लड़ना हो। शॉन माइकल्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक और ग्रेटेस्ट स्टार रहे हैं। जब उन्होंने अपना करियर एज अ सिंगल्स रेसलिंग स्टार शुरू किया था तो 93 के स्टेरॉइड टेस्ट में वे फेल हो गए थे और वे उस समय इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन थे और उन्हें अपनी चैंपियनशिप को विकेट करना पड़ा था। हालांकि उन्होंने अपने बाद के डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर में स्टेरॉइड्स यूज़ को कंटिन्यू किया होगा या नहीं ये क्वेश्चनेबल है। और दूसरे नंबर पर आते हैं रायबैक। रायबैक भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक मॉन्स्टर थे जब वे डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक्टिव थे और उन्होंने भी अपने स्टेरॉइड्स का एक्सपीरियंस शेयर किया था कि जब वे गोल्ड्स जिम में काम करते थे तो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर जे कटलर ने उन्हें स्टेरॉइड्स के बारे में बताया था कि इसको यूज़ करे बगैर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। रायबैक की एज उस समय 16 साल की थी। हालांकि उन्होंने भी अपने स्टेरॉइड यूज़ को कभी पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया है, पर उनकी बॉडी को देखकर ऐसा नहीं लगता और अपने पीक रेसलिंग करियर के दौरान उन्होंने स्टेरॉइड्स को ज़रूर यूज़ किया होगा। और तीसरे नंबर पर आते हैं हल्क होगन। अब हल्क होगन को कौन नहीं जानता, रेसलिंग के वो महानायक जिसने अपना पीक फिजिकल अपीयरेंस केवल प्रेयर्स और विटामिन से बनाया। होगन की बॉडी 80s में मैसिव थी और 93 के आते आते विंस मैकमैन और होगन दोनों स्टेरॉइड्स एलिगेशन में फंस गए थे, जहां होगन को प्रेशराइज किया गया था कि वे विंस मैकमैन के खिलाफ सारा सच बताएं कि वे अपने परफॉर्मर्स को स्टेरॉइड यूज़ करने पर मजबूर करते थे या नहीं। फिर होगन ने बताया था कि रेसलिंग में 98% परफॉर्मर्स ड्रग्स यूज़ करते हैं फिजिकल पेन को ओवरकम करने के लिए। फिर स्टेरॉइड ट्रायल के बाद होगन ने अपने स्टेरॉइड यूज़ को डिसकंटिन्यू कर दिया था, जिसका असर उनकी बॉडी पर साफ दिखने लगा था और उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ दिया था और वे WCW चले गए थे। नंबर 4 पर आते हैं लेक्स लूगर। लेक्स लूगर की फिजिक 80s और 90s की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉडीज में से एक रही है और इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने भी स्टेरॉइड्स यूज़ किए होंगे। लूगर ने भी एडमिट किया है कि उन्होंने स्टेरॉइड्स को यूज़ किया था अपने प्रोफेशनल रेसलिंग करियर में और एक पॉइंट पर वे रेसलिंग के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रेसलर में से एक थे। उन्होंने अपने करियर के पीक टाइम पे नार्कोटिक्स, रिक्रिएशनल ड्रग्स, कॉकटेल और स्टेरॉइड्स को मिक्स करके यूज़ किया था और एक समय के बाद उनकी बॉडी इन सबको झेल नहीं पा रही थी और वे बस मरते मरते बचे थे और अपनी लाइफ को उन्होंने नई दिशा दी और वे बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हो गए थे। 2007 में उन्हें स्पाइनल इन्फेक्शन हुआ था जिसकी वजह से वे पैरालाइज हो गए थे और फिर से वे व्हील चेयर के सहारे ही थे। पर हाल ही में वे 2025 हॉल ऑफ फेम में उन्हें इंडक्ट किया गया था, जहां फाइनली वे अपने पाँव पर खड़े हुए और एक मोटिवेशनल स्पीच उन्होंने दिया था। और नंबर 3 पर आते हैं गोल्डबर्ग। गोल्डबर्ग ने भी एडमिट किया था कि उन्होंने अपने पीक फिजिकल अपीयरेंस को मेंटेन करने के लिए स्टेरॉइड्स यूज़ किए थे। गोल्डबर्ग अपने WCW डेज के दौरान बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और इतनी ताकत को बनाए रखना कोई आसान बात नहीं होती है। इतने सालों के बाद उन्होंने एडमिट किया था कि वे एक स्टेरॉइड यूज़र थे, पर वे एक रोल मॉडल थे बच्चों के लिए। अगर वे कभी पकड़े जाते स्टेरॉइड्स लेते हुए तो ये उनके फैंस के लिए धोखे से कम नहीं होता और अपने WCW करियर के दौरान ब्रायन एडम्स और कर्ट हेनिंग्स ने उन्हें काफ़ी हेल्प किया था। नंबर 6 पर आते हैं ब्रिटिश बुलडॉग। ब्रिटिश बुलडॉग भी WWE के 80s और 90s के स्टार थे और ब्रेट हार्ट के भी रिश्ते में जीजा लगते हैं। ब्रिटिश बुलडॉग की फिजिक और बॉडी एक नेक्स्ट लेवल की थी जो उनके एरा पर उन पर कम्प्लीटली सूट करती थी, पर लेट 90s आते आते उन्होंने भी मॉन्ट्रियल स्क्रूजॉब के चलते WWE को लीव कर दिया था और 99 में उन्होंने WWE में फिर से वापसी करी थी और उस समय उनका WWE का पुश भी ठीक ठाक था, पर 15 मई 2000 को उन्होंने WWE को फिर से लीव कर दिया था। डेवी बॉय की 18 मई 2002 को हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी और उनके पेट में स्टेरॉइड्स और पेन किलर मिले थे, जो कि स्टेरॉइड्स को बहुत लंबे समय तक यूज़ करने की वजह से उनका हार्ट एक नॉर्मल व्यक्ति के हार्ट से दुगना हो गया था, जो कि उनका शरीर झेल नहीं पाया था और उनकी डेथ हो गई थी। और नंबर 7 पर आते हैं विंस मैकमैन। विंस शुरू से ही एक बॉडी बिल्डिंग फ़ैन रहे हैं और हमेशा से उन्होंने अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखा था और उन्होंने अपनी स्टेरॉइड यूज़ को एक्सेप्ट किया था जब ड्रग्स इलीगल हुए थे 1991 अंडर द कंट्रोल सब्सटेंस एक्ट में। और वे एक बॉडी बिल्डिंग जैसे स्पोर्ट को भी रेसलिंग जैसा मेन स्ट्रीम बनाना चाहते थे और वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था और बहुत सारे नामी IFBB भी प्रो बॉडी बिल्डर्स ने उस शो में परफॉर्म किया था, पर WBF एक कंप्लीट फेलियर साबित हुआ था। और उस दौरान विंस मैकमैन स्टेरॉइड स्कैंडल में भी फंस गए थे और जॉर्ज ज़ुहरियन जो एक पेनिनसुला के डॉक्टर थे WWE के परफॉर्मर्स को स्टेरॉइड देने के लिए दोषी पाए गए थे और मैकमैन भी ड्रग्स अपने परफॉर्मर्स को देने के लिए दोषी पाए गए थे।
और ये पूरा ट्रायल 18 दिन तक चला था और मिकमैन बाद में इसमें गिल्टी नहीं पाए गए थे। अब बात करें विंस मिकमैन की बॉडी की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि विंस खुद भी स्टेरॉइड यूज़ करते थे और अपनी 70 प्लस एज तक उन्होंने स्टेरॉइड यूज़ किया है और बहुत अच्छे शेप को उन्होंने मेंटेन करके रखा है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम्स में वे एक नॉर्मल व्यक्ति जैसे दिख रहे हैं। और नंबर 8 पर आते हैं जॉन सीना। दोस्तों, जॉन सीना एक WWE के एक ऐसे लेजेंडरी पर्सनैलिटी हैं जिसने लोगों को जिम जाने के लिए मजबूर कर डाला था। मिड 2000s में उस टाइम पर जनरल पब्लिक हार्डली प्रो बॉडी बिल्डर्स के नाम जानती होगी, पर WWE के रेसलर्स जो अच्छी फिजिक वाले थे ज़्यादा पॉपुलर थे और लोग उनसे ज़्यादा प्रभावित होते थे। जॉन सीना के पोस्टर आपको 15-20 साल पहले हर जिम में दिखेंगे और उनकी बॉडी काफ़ी लंबे समय तक मेंटेन रही है। पर अभी कुछ सालों में सीना अपने आप को एज एन एक्टर स्टैब्लिश कर रहे हैं और वे बहुत सारी मूवीज़ में आए हैं। और रिसेंटली सीना अपने WWE करियर में 20 साल के बाद हील हुए और रेसलमेनिया 41 पर सीना ने कोडी रोड्स को डिफीट किया है और वे 17 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। और बात करें उनकी बॉडी को, तो सीना अपने प्रीवियस फिजिक्स से थोड़ा अब कम मस्कुलर और उनका मसल मास अब पहले से थोड़ा कम दिख रहा है। क्या सीना ने अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए स्टेरॉइड्स यूज़ किए हैं? तो इसका जवाब है हाँ। वे कम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर थे WWE में आने से पहले और अपने करियर में उन्होंने स्टेरॉइड्स यूज़ किया है अपनी फिजिक को मेंटेन करने के लिए। पर रिसेंटली वे कम्प्लीटली स्टेरॉइड से ऑफ हैं, इसलिए उनका वेट थोड़ा कम हो गया है और वे मूवीज़ में एक्टिंग भी कर रहे हैं जहां उनकी बॉडी को उन्हें मेंटेन करना है, ना कि ज़्यादा बड़ा और मैसिव दिखाना है। सीना हालांकि अपनी डाइट और वर्कआउट्स को मेंटेन रखते हैं, पर अभी उनका गोल अपनी बॉडी को ओवरऑल फिट रखना है। 2021 से 2022 के बीच उन्होंने अपना 20 पाउंड्स लूज़ किया था वेट, जहाँ उन्होंने अपनी रूटीन में योगा को रखा था, जहाँ पर वे फ्लेक्सिबिलिटी और वेट लॉस पर ध्यान दे रहे हैं। नंबर 9 पे आते हैं ट्रिपल एच। ट्रिपल एच की फिजिक अपने 30 साल के करियर में काफ़ी बार चेंज होती रही है और साल 99 जब आया था तो ट्रिपल एच की बॉडी ज़्यादा टेंड दिखने लगी थी। जब उन्होंने डीएक्स को छोड़ा था और 2001 में उन्हें एक गंभीर मस्कुलर टीयर हुआ था क्वाड्रिसेप्स मसल्स में, और जब उन्होंने अपना रिटर्न किया था 2002 में तो उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा ह्यूज दिखने लगी थी। और जब रेसलमेनिया 18 में उनका क्रिस जेरिको के साथ मैच हुआ था तब तो उनकी फिजिक नेक्स्ट लेवल की थी। इतनी मस्कुलर रिप्ड और टेंड ट्रिपल एच की बॉडी थी जिसका कोई जवाब नहीं। वे हमेशा से ही अच्छे शेप में रहे हैं, पर उस रात उनकी बॉडी नेक्स्ट लेवल पर थी और 2003 तक भी उन्होंने अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखा था और बहुत सारे एक्सट्रीम मैचेस में वे इन्वॉल्व थे। 2004 में उनकी बॉडी में बदलाव आया था जहां पर वे अपनी फैमिली को प्लान कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी साइकिल को ऑफ किया होगा और उनकी बॉडी में फैट दिखने लगा था। ये क्लियर इंडिकेशन था कि ट्रिपल एच ने अपनी फिजिक को इनहेंस करने के लिए स्टेरॉइड्स यूज़ किए थे। ट्रिपल एच को इसके लिए कोई रोक नहीं सकता क्योंकि WWE उनके ससुर जी की कंपनी है और अब तो पूरी कंपनी उनके हाथ में। ट्रिपल एच ने अपने बाद के WWE करियर में भी परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट्स का यूज़ किया था। ये उनकी फिजिक से ही पता चलता है, लेकिन उनकी बेस्ट बॉडी 2002 में ही देखने को मिली थी। नंबर 10 पे आते हैं द रॉक। ड्वेन जॉनसन द रॉक WWE में जब तक थे वे अच्छा मसल मास कैरी करते थे। हालांकि उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा रिप्ड नहीं थी, पर उनका मसल मास काफ़ी तगड़ा था जिसकी वजह से वे ब्राह्मो बुल द रॉक कहलाते थे। 2003 के बाद रॉक WWE में पार्ट टाइम अपीयर होते रहे थे और वे एक्टिंग में अपना करियर स्टेब्लिश कर रहे थे और उनकी फिजिक को देखकर लग रहा था कि वे इस दौरान कम्प्लीटली नेचुरल थे। पर उनकी 2010 की मूवी फास्टर में उनका अपीयरेंस चेंज दिखा था, वे थोड़े बड़े नजर आए थे। और फास्ट एक्स, हरक्यूलीज और पेन एंड गेन मूवीज़ में तो रॉक बॉडी इतनी ज़्यादा खतरनाक लगी थी कि अगर गोल्डबर्ग 2003 के बाद 2012 में रॉक का सामना करते तो रॉक यहाँ गोल्डबर्ग की टट्टी निकाल देते। इतना साइज और मसल नेचुरली पॉसिबल नहीं हो सकता। यहाँ रॉक ने ग्रोथ हार्मोन्स और एक्सटर्नल टेस्टोस्टेरोन को यूज़ किया है और आने वाले और सालों तक उनकी मैसिव फ्रेम मेंटेन थी। और ब्लैक एडम में तो वो और ज़्यादा मस्कुलर दिखे थे, जहाँ उनका ब्लैक एडम का सूट ही छोटा पड़ गया था। प्रेजेंटली वे WWE में हैं और अभी तक उनकी फिजिक मेंटेन है और अभी भी वे अपने मोस्ट इलेक्ट्रीफाइंग फॉर्म में हैं और अपनी अपकमिंग मूवी द स्मैशिंग मशीन में वे MMA फाइटर मार्क केयर का रोल प्ले कर रहे हैं, पर उनकी बॉडी रियल मार्क केयर से भी ज़्यादा बड़ी दिख रही है। नंबर 11 पे आते हैं स्कॉट स्टाइनर। स्टाइनर को रेसलिंग में जेनेटिक फ्रीक कहा जाता है और 98 के ऑनवर्ड्स उन्होंने अपनी बॉडी को ऐसा चेंज किया था जिसे आज तक नहीं देखा गया था। उनके आर्म्स का साइज 24 इंचेस था, ऐसा उन्होंने क्लेम किया था। स्टाइनर ने अपना मसल मास 30 पाउंड बढ़ाया था और अपने बॉडी फेट मिनिमाइज किया था और अपने आप को फ्रीकजिला, फ्रीकाजोइड और बिग पापा के नाम से वे बुलाने लगे थे और उन पर स्टेरॉइड्स एलिगेशन लगे थे, पर उन्होंने सारे एलिगेशंस को खारिज किया था। और अपने रेसलिंग के दौरान वे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज का हिस्सा रहे हैं। स्टाइनर हल्क होगन, रिक फ्लेयर जैसे रेसलर्स को ओपनली हेट करते हैं। स्टाइनर की बॉडी 2005 तक आते आते फेड होने लगी थी, जहां पर उनके चेस्ट में बड़ा सा गैप दिखने लगा था, जहां पर उसे छुपाने के लिए स्टाइनर ने उनके चेस्ट पर टैटू बनवाया था। स्टाइनर को ये 2007 में होने लगा था, जहां पर एक घटना हुई थी TNA के हाउस शो में, जहां बैकस्टेज जाने के बाद उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी
और वे पुर्तो रिको में थे और उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स जाना था। डॉक्टर्स ने उन्हें प्लेन राइड करने का मना करा था, पर वे फिर भी यूनाइटेड स्टेट्स पहुंचे और उनका इमरजेंसी में ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर्स ने स्टाइनर के पेक्टोरल मसल, रिब्स और लंग्स को रिपेयर किया था और उनके ट्रेकिया में टियर हो गया था, पर डॉक्टर्स ने उनकी जान बचा ली थी। वे अपने घर वापस आए और टीएनए में भी उन्होंने अपनी रेसलिंग को कंटिन्यू रखा था, पर उनकी बॉडी इसके बाद से ड्रास्टिकली चेंज होती गई। पर वे रेसलिंग करते रहे थे और इंडिपेंडेंट सर्किट पे भी वे परफॉर्म करते रहे थे, पर उनकी फिजिक वैसी नहीं रही जैसा पहले हुआ करती थी।